हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 3, 2 और 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और समितियों से जुड़े हुए प्रश्नों के आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो 61 तक हमने डिस्कस कर लिया था, 62 से आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो आप लोग बताइए इसके लिए क्या होगा राइट आंसर। एक वर्ष में कुल कितनी बार कम से कम संसद की बैठक होनी चाहिए? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। तो आप लोग को आंसर देना है और बाद में अपने स्कोर को शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 90 या फिर अनुच्छेद 91? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 83 में यह वर्णित है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद के सभी सदस्यों द्वारा? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, आंसर करिए। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, संसदीय व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है? तो 0 आवर का कॉन्सेप्ट किस देश की देन है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, स्विट्जरलैंड? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, भारत। शून्यकाल यानी 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल यानी 0 आवर का अर्थ क्या है? सत्र का प्रथम घंटा, ऑप्शन बी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृति होता है, ऑप्शन सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल, ऑप्शन डी प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य का समय। तो शून्यकाल यानी 0 आवर का क्या अर्थ है इसमें से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य का समय। क्वेश्चन नंबर 67, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समय जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, ऑप्शन बी प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है, ऑप्शन सी किसी दिवस के निश्चित कार्यसूची की समाप्ति के बाद का 1 घंटे का समय, या फिर ऑप्शन डी भोजन अवकाश का समय। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसकी कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है। क्वेश्चन नंबर 68,
संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। ऑप्शन बी, सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें वह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है। ऑप्शन सी, संसद के अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय। ऑप्शन डी, कार्य स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय की बीच की अवधि। क्वेश्चन नंबर 69, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है अनुच्छेद 94 ख के अनुसार। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। क्वेश्चन नंबर 70, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष को या फिर संबंधित मंत्री को? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबद्धित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। तो लोकसभा सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है और जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। सदन के कार्य का संचालन शांत एवं व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को बहुल शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि सदन का 17 अवसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? यदि सदन का 17 अवसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। यदि सदन का 17 अवसान हो गया है तो इसे आहूत करने हेतु केवल राष्ट्रपति ही अधिकृत है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी सदन का अधिवेशन आहूत करने, 17 अवसान करने एवं लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? 1 माह का, 3 माह का, 9 माह का या फिर 6 माह का? तो 2 सत्रों के बीच में कितना अंतर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह का। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 75 से जाने से पहले आप इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे। राज्यसभा किसी धन विधेयक को ना तो रद्द कर सकती है और ना ही उसे ऐसे विधेयक में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा के लिए विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर ऐसे विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना अनिवार्य है।
तत्पश्चात लोकसभा या तो राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या रद्द कर सकती है। किसी धन विधेयक पर राज्यसभा का अनुमोदन व्यवहार में मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि इस पर जो लोकसभा को ही अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 75, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा। लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृत कर देगी। तो क्या राइट आंसर होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व चला आ रहा है। यह हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। चूंकि संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत यह उत्तरदायित्व लोकसभा यानी निम्न सदन के प्रति होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसी कारण कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति मात्र उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या जो लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? 212, 249, 213 या फिर 245? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 245। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 4 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री का संसद सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। इस हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लेखित है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। बाकी दिए गए विकल्प में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है?
दीवानी मुकदमे, फौजदारी मुकदमे, राष्ट्र विरोधी मुकदमे या फिर उपरोक्त सभी। तो जो संसद का अधिवेशन है उसके दौरान संसद के सदस्यों को किन मुकदमों से बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दीवानी मुकदमे। सिविल प्रक्रिया की धारा 135 का सदस्य को सदन या उसकी किसी समिति के जिसका वह सदस्य है अधिवेशन के चलते रहने के दौरान या सदनों या समितियों की संयुक्त बैठक के दौरान तथा बैठक या अधिवेशन के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से छूट देती है। यह उन्मुक्ति केवल दीवानी मामलों यानी सिविल केसेस में गिरफ्तारी तक ही सीमित है। आपराधिक मामले या निवारक निरोध कानून के अधीन गिरफ्तारी की जा सकती है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए उसे भी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।